जय हिंद दोस्तों। बिहार के वीकली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 22 जून से 28 जून के बीच हुए इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो पहले इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारी पटना हाई कोर्ट के जजमेंट को लेकर के। तो कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि बिहार में जो है कास्ट सर्वे कंडक्ट किया गया था और उसी के बेसिस पे जो है सरकार ने रिजर्वेशन प्रोवाइड किया था। ठीक है, जो रिजर्वेशन का जो परसेंटेज है उसको इंक्रीज़ कर दिया था। तो बिहार में टोटल जो है 75% के आसपास रिजर्वेशन हो गया था। तो पटना हाई कोर्ट ने कहा है कि ये जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि इसके पहले एक इंदिरा सहाने केस हुआ था। इंदिरा सहाने, ठीक है, ये कब हुआ? तो 1992 में हुआ था और इसको हम मंडल केस के नाम से भी जानते हैं, मंडल केस। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि जो रिजर्वेशन है वो 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो 50% से ऊपर रिजर्वेशन न देने की बात कही गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो एक तरह से 50% का जो कैप है वो यहाँ लगा दिया गया और इसी मंडल केस के थ्रू ही क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट है ओबीसी में वो इंट्रोड्यूस किया गया इसी मंडल केस इंदिरा सहाने केस से। ठीक है, लेकिन इस केस के बाद भी बहुत से स्टेट्स ऐसे थे जिन्होंने इस 50% के लिमिट को क्रॉस किया, जैसे महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, हरियाणा, छत्तीसगढ़, राजस्थान ने भी पास किया था और मध्य प्रदेश के द्वारा भी पास किया गया था। उसके अलावा 1993 में तमिलनाडु का एक रिजर्वेशन एक्ट आया जिसके थ्रू 69% रिजर्वेशन जो है वो वहाँ के स्टेट जॉब्स में दे दी गई। और उसके अलावा आंध्र प्रदेश के गवर्नर ने सन 2000 में 100% रिजर्वेशन अनाउंस कर दिया शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। ठीक है, एसटी के लिए आंध्र प्रदेश में 100% रिजर्वेशन अनाउंस कर दिया, लेकिन इन सभी को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया बाद में। तो बिहार सरकार ने भी 50% से 65% रिजर्वेशन इंक्रीज कर दिया था बैकवर्ड क्लासेस, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। ठीक है, एससी, एसटी, ओबीसी और ईबीसी के लिए जो है 50 से 65% रिजर्वेशन इंक्रीज कर दिया गया था। तो 10% अगर ईडब्ल्यूएस का मिला लें तो टोटल रिजर्वेशन बिहार में हो गया था 75%। और इसको इफेक्ट में लाने के लिए 2 एक्ट पास किए गए थे। पहला था बिहार रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसीज इन पोस्ट एंड सर्विसेज अमेंडमेंट एक्ट और दूसरा था बिहार एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023। और इसको कैंसिल करने का रीज़न पटना हाई कोर्ट ने दिया कि ये जो है इक्वालिटी का वॉयलेशन है। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी यानी आर्टिकल 14, 15 और 16 का जो है वॉयलेशन है। और ये जजमेंट दिया गया चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस हरीश कुमार के द्वारा। और हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल किया गया था यूथ फॉर इक्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो सेकंड न्यूज़ पे बढ़ने से पहले दोस्तों कुछ बातों का ध्यान रखिएगा, जैसे पटना हाई कोर्ट से ये न्यूज़ जो है संबंधित है। तो पटना हाई कोर्ट मतलब आप हाई कोर्ट प्रिपेयर कर लीजिएगा, उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, एक बार हाई कोर्ट रिवाइज़ कर लीजिए, सुप्रीम कोर्ट रिवाइज़ कर लीजिए। उसके बाद जो मैंने बताया इंदिरा सहाने केस का जो जजमेंट वो देख लीजिए। इसके अलावा आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इसकी वजह से ये न्यूज़ में है। तो ऐसे ही जो भी मैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको बताता हूँ उसको आप कोशिश करिए कि आप उसको स्टैटिक पार्ट से लिंक करके पढ़ें। ठीक है, पहले आपने ये वीडियो देख लिया और साथ में एक पेपर और पेन लेके बैठा करिए और जो भी पॉइंट आपको लगे कि इंपॉर्टेंट है उसको नोट कर लीजिए। जैसे इस न्यूज़ से क्या इंपॉर्टेंट लगा, पहला तो पटना हाई कोर्ट यानी हाई कोर्ट की पावर्स क्या हैं, सुप्रीम कोर्ट की पावर्स क्या हैं, उसके अलावा इंदिरा सहाने जजमेंट और आर्टिकल 14, 15 और 16 ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस पूरे न्यूज़ में। ठीक है, तो ऐसे ही आप हर न्यूज़ में ढूंढिए कि इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है। तो न्यूज़ तो पढ़िए ही पढ़िए, साथ में जो स्टैटिक पोर्शन है वो भी पढ़िए, तो इससे आपका जो है अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। तो नेक्स्ट न्यूज़ है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के बारे में। तो रिसेंटली सरकार ने अनाउंस किया कि कंट्री का 19वां जो निफ्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी वो बेगूसराय में खोला जाएगा। और जो निफ्ट है वो एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है, डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्सेज ये ऑफर करता है जैसे फैशन, टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट। और इसको 1986 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसका जो हेड ऑफिस है वो नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, इसका हेड ऑफिस नई दिल्ली में है। अब जैसे बेगूसराय न्यूज़ में है, तो बेगूसराय में क्या इंपॉर्टेंट है, तो कांवर लेक इंपॉर्टेंट है और ये बेगूसराय के मंझौल विलेज में स्थित है। और कांवर लेक जो है वो एशिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबोर लेक है और ये बिहार की पहली रामसर साइट भी थी। ठीक है, और उसके अलावा बेगूसराय के बरौनी में पहली ऑयल रिफाइनरी जो खोली गई थी बिहार में वो प्रेजेंट है। ठीक है, और ये रसिया के सपोर्ट से खोली गई थी। तो ऐसे ही आप न्यूज़ से जो है रिलेट करिए अपने स्टैटिक टॉपिक को। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है चीफ मिनिस्टर डिजिटल हेल्थ स्कीम के बारे में। तो देखिए इस स्कीम में लगभग 17.55 करोड़ रुपीज़ जो है सरकार के द्वारा रिलीज़ किए गए हैं
और कहा गया है कि ये स्कीम 2026-27 तक चलेगी और लगभग 300 करोड़ रुपए टोटल इस स्कीम के तहत लगाए जाएंगे। इस स्कीम का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं उसको डिजिटाइज़ करना, ठीक है, सभी चीज़ों को डिजिटाइज़ करना, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लेके आना। और इसी स्कीम के तहत टेलीमेडिसिन को प्रमोट किया जाएगा, यानी ऑनलाइन जो दवाइयाँ हम खरीदते हैं उसको प्रमोट किया जाएगा। और ये स्कीम जो है 2026-27 तक चलेगी और टोटल इसमें 300 करोड़ रुपए लगाए जाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नाबीनगर के सुपर थर्मल पावर स्टेशन के बारे में। तो देखिए नाबीनगर जो है वो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और इसमें 800 मेगावाट के 3 नए यूनिट इंस्टॉल किए जाएंगे। तो टोटल 2400 मेगावाट इसकी कैपेसिटी होगी और इसके जो एक्सपेंशन का अप्रूवल है ये दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और जो नाबीनगर का पावर स्टेशन है ये आता है एनटीपीसी के अंडर में, ठीक है, एनटीपीसी के अंडर में ये आता है। और ये कहा गया है कि 2029 तक ये प्लांट जो है वो बन के तैयार हो जाएगा और बिहार में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने लगेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दीनानाथ मेमोरियल अवार्ड के बारे में। तो देखिए ये अवार्ड जो है वो सुभाष चंद्र सिन्हा जी को दिया गया है। तो सिक्किम के गवर्नर हैं गंगा प्रसाद जी, इनके द्वारा दीनानाथ शरण मेमोरियल का उद्घाटन किया गया बिहार में। कहाँ पे? तो हिंदी साहित्य सम्मेलन लाइब्रेरी में, हिंदी साहित्य सम्मेलन लाइब्रेरी में दीनानाथ शरण मेमोरियल का उद्घाटन किया गया। और इस साल सैलजा माला मेमोरियल अवार्ड जो है वो दिया गया यशोदा शर्मा जी को, ठीक है, यशोदा शर्मा जी को ये अवार्ड दिया गया। और इस अवार्ड के अंतर्गत सुभाष चंद्र सिन्हा जी को 11,000 रुपये दिए गए और यशोदा शर्मा को 5,000 रुपये दिए गए अवार्ड के तौर पे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारी मैंगो महोत्सव के बारे में। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारी मैंगो महोत्सव के बारे में। तो 2 दिन का मैंगो महोत्सव ऑर्गेनाइज किया गया ज्ञान भवन पटना में और इसका इनॉग्रेशन किया चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने। और इस महोत्सव में अशोक कुमार चौधरी, ये तिलकापुर सुल्तानगंज भागलपुर के रहने वाले हैं। इनको सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क मिला डिफरेंट जो है कैटेगरीज़ में और इनको टाइटल दिया गया मैंगो शिरोमणि का, ठीक है, मैंगो शिरोमणि का टाइटल जो है वो अशोक कुमार चौधरी जी को दिया गया। और वैशाली डिस्ट्रिक्ट ने टॉप किया है टोटल 15 अवार्ड लेकर के। उसके बाद भागलपुर सेकंड स्थान पे है 14 अवार्ड के साथ और पटना थर्ड स्थान पे है 14 अवार्ड के साथ। सबसे ज़्यादा जो पैसा है वो भागलपुर को दिया गया 58,000 और पटना ने रिसीव किया 57,000 रुपीज़। और इस प्रदर्शनी में जो टोटल प्रोडक्ट्स लगाए गए थे उनकी कीमत लगभग 29 लाख रुपए थी और 2 दिन के अंदर ही सारे जो प्रोडक्ट्स थे मैंगो के वो 2 दिन के अंदर ही बिक गए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि एक MOU साइन किया गया है बिटवीन IIT पटना एंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी सिडनी। इन दोनों के बीच में एक MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है। और इस MOU का मेन एम है कि रिसर्च के फील्ड में, स्पेस टेक्नोलॉजी के फील्ड में और जो रिन्यूएबल एनर्जी, डाटा साइंसेज, AI, 5G 6G कम्युनिकेशन, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, इन सब के फील्ड में जो है एक अच्छी खासी कोलैबोरेटिव जो रिसर्च है वो कंडक्ट किया जाए। तो इसमें IIT पटना और यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी सिडनी के द्वारा जो है साथ मिलके रिसर्च कंडक्ट किया जाएगा इन सभी फील्ड्स में। नेक्स्ट न्यूज़ है जमुई में एक बर्ड म्यूजियम खोला जाएगा एंड इट विल बी अ वर्ल्ड क्लास बर्ड म्यूजियम। और ये बर्ड म्यूज़ियम जो है टोटल 12 एकड़ में बनाया जाएगा, ठीक है, 12 एकड़ में ये बर्ड म्यूज़ियम बनाया जाएगा। और कहा जा रहा है कि इस बर्ड म्यूज़ियम को बनाने में करीब 1.5 करोड़ रुपए की लागत आएगी। और इस बर्ड म्यूज़ियम में लगभग 1300 स्पीसीज़ की जानकारी रखी जाएगी, इन्फॉर्मेशन डिटेल जो है यहाँ पे 1300 स्पीसीज़ की रखी जाएगी। और ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है MLA श्रेयसी सिंह को लेकर के। तो ये लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर होने के साथ साथ ये एक शूटर भी हैं और पेरिस के ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने वाली ये बिहार की सेकंड एथलीट हैं। और अगर महिलाओं में देखा जाएगा तो ये पहली ऐसी बिहार की महिला हैं जिन्होंने पेरिस ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया है। इनके अचीवमेंट के बारे में बात करें तो इनको 2014 में सिल्वर मेडल दिया गया था कॉमनवेल्थ गेम्स में। वहीं इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था 2014 के एशियन गेम्स में। इसके अलावा इनको कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल मिला है डबल ट्रैप इवेंट में। और 2018 में इनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और 2020 में इन्होंने BJP जो है ज्वाइन किया और ये अभी जमुई सीट से MLA हैं। नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि पूर्णिया और वैशाली के हेल्थ केयर सेंटर्स को स्टेट लेवल क्वालिटी सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया गया है। तो जो हॉस्पिटल्स हैं पूर्णिया में और वैशाली में उनको नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेट जो है स्टेट के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। तो अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर है माता चौक पूर्णिया में और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है धनुषी वैशाली में। इनको जो है स्टेट लेवल NQAS सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया गया है और इनका जो स्कोर है वो 87% और 78% है, ठीक है। जो पूर्णिया का हॉस्पिटल है उसका 87% स्कोर है और जो वैशाली का है उसका 78% स्कोर है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारी कि पतंजलि ने डिस्कवर किया है एक नया फ्लोरल प्लांट, और पतंजलि ने इस फ्लोरल प्लांट को यमुनोत्री से डिस्कवर किया है। और ये फ्लावर जो है वो पर्पल कलर का है, और ये पूरे वर्ल्ड में और कहीं नहीं पाया जाता। और ये पतंजलि की जो रिसर्च है वो फाइटोटैक्सा में पब्लिश की गई है, और फाइटोटैक्सा जो है वो वर्ल्ड का फेमस बॉटनिकल रिसर्च जर्नल है, ठीक है, और ये जो है न्यूजीलैंड का है। नेक्स्ट न्यूज़ है एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स के बारे में। तो एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स में इंडिया की जो रैंक है वो 63 है, और एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स रिलीज़ किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। और जो टॉप रैंक की कंट्रीज़ हैं उसमें यूरोपियन नेशन शामिल है। पहला स्वीडन है, दूसरा डेनमार्क, तीसरा फिनलैंड, चौथा स्विट्ज़रलैंड, पांचवा फ्रांस, और चाइना जो है वो 20th नंबर पे है। बात करें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में, तो ये जो है इंटरनेशनल एडवोकेसी NGO है और एक थिंक टैंक है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनीवा स्विट्ज़रलैंड में स्थित है, एंड इट वॉज फाउंडेड ऑन 24 जनवरी 1971, और इसके जो फाउंडर थे जर्मन इंजीनियर कार्ल स्क्वाब थे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा कई रिपोर्ट्स पब्लिश की जाती हैं, जैसे ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट और ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट। ये रिपोर्ट जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिश करता है। तो नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 के बारे में। तो देखिए, पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 जो है वो इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 को रिप्लेस करता है, और इसका पर्पज़ ये था कि सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज प्रोवाइड किया जा सके, और जो इंडिया पोस्ट का बेनिफिट है वो दूर दराज एरिया तक पहुंचाया जा सके। एंड द पर्पज़ वाज आल्सो टू इन्हांस इंडियाज लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क फॉर पोस्टल सर्विसेज एंड स्टैम्प ड्यूटीज़। इस बिल को राज्यसभा में 10 अगस्त 2023 को इंट्रोड्यूस किया गया था, और 4 दिसंबर 2023 को जो है इसको राज्यसभा से पास कर दिया गया था। उसके बाद ये दिसंबर में जाके लोकसभा से पास हुआ। बात करें इस एक्ट के प्रोविजंस की, तो इसके तहत डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्टल सर्विसेज की पोस्ट बनाई गई है, और इंडिया पोस्ट को वो हेड करने का काम करेंगे, ठीक है। डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्टल सर्विसेज जो होंगे वो इंडिया पोस्ट को हेड करने का काम करेंगे। इसके अलावा जो डायरेक्टर जनरल होंगे वो पोस्टल स्टैम्प्स के सेल को और सप्लाई को रेगुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के बारे में। तो नेशनल मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो साउथ अफ्रीका के द्वारा दिया जाता है, और विनोद गनात्रा पहले ऐसे इंडियन बने हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है। तो फिल्म के कंट्रीब्यूशन को लेकर के ये अवार्ड साउथ अफ्रीका प्रोवाइड करता है। बात करें अब विनोद गंत्रा के बारे में, तो विनोद गंत्रा जी को टोटल 36 नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड अभी तक मिल चुके हैं, और इनको जो है दूरदर्शन के द्वारा एक अवार्ड दिया गया था, जानकीनाथ गौर अवार्ड, और ये अवार्ड इनको एक बच्चों के प्रोग्राम के लिए दिया गया था जिसका नाम था बैगन राजा, एंड ही इज़ द ओनली इंडियन फिल्म मेकर टू रिसीव द लिव उलमान पीस प्राइज़। तो ये शिकागो में इनको मिला था इनकी गुजराती फिल्म हरुण अरुण के लिए। बात करें नेल्सन मंडेला के बारे में, तो ही वॉज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ द साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से जो है ये पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे, और इनका जन्म 18 जुलाई 1918 को साउथ अफ्रीका में हुआ था, और 1993 में नेल्सन मंडेला जी को जो है नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया था, और हर 18 जुलाई को नेशनल मंडेला इंटरनेशनल डे मनाया जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ है कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक के बारे में। तो कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक जो है वो स्पॉन्सर्ड बैंक है कैनरा बैंक से, और इसको जो है एक नेशनल अवार्ड दिया गया है। तो कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक को पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा ये अवार्ड प्रोवाइड किया गया है, और ये अवार्ड अटल पेंशन स्कीम योजना के लिए दिया गया है। और अटल पेंशन योजना के अंतर्गत जो सब्सक्राइबर्स होंगे इस पेंशन स्कीम के, जितने पैसे इनके द्वारा दिए जाएंगे सब्सक्राइबर्स को द्वारा, उसी के हिसाब से 60 साल के उम्र के बाद जो है उनको पेंशन दिया जाएगा। 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3 या 4 या 5000 रुपये। तो जैसा जिसका कंट्रीब्यूशन होगा वैसे उसको पेंशन दिया जाएगा, और इस स्कीम को कोई भी इंडियन सिटीजन ज्वाइन कर सकता है। बात करें इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो सब्सक्राइबर जो है वो 18 से 40 के उम्र का होना चाहिए, एंड ही शुड हैव द सेविंग बैंक अकाउंट और पोस्ट ऑफिस इन द बैंक। जिस बैंक से अटल पेंशन योजना का लाभ ले रहा है उस बैंक में उसके पास एक खाता होना चाहिए, तो उसके बाद वो ईजिली जो है अप्लाई कर सकता है। तो कर्नाटका ग्रामीण विकास बैंक में टोटल जो पैसा था वो 66.2 मिलियन रुपीज़ था, जिसमें से 12.2 मिलियन जो हैं वो नए अकाउंट्स हैं जो कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में खोले गए हैं। वहीं यूपी में अटल पेंशन योजना के अंतर्गत 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे, और उसके बाद सेकंड नंबर पे था बिहार, थर्ड पे महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल जो है चौथे पे था, उसके बाद था तमिलनाडु। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 रिपोर्ट।
तो ये रिपोर्ट जो है वो एयर क्वालिटी को लेकर के और बैड एयर की वजह से क्या हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ता है उसके बारे में ये रिपोर्ट जानकारी देती है। और ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट के द्वारा इन पार्टनरशिप विद यूनिसेफ। ठीक है, तो यूनिसेफ और हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट मिलके जो है इस रिपोर्ट को पब्लिश करता है। और ये रिपोर्ट जो है वो एयर पोल्यूटेंट्स के एक्सपोजर्स को कवर करती है, जैसे फाइन पार्टिकुलेट मैटर हो गया, ओजोन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया। और इस रिपोर्ट में कहा गया कि 2021 में एयर पोल्यूशन की वजह से जो है 8.1 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई थी। और एयर पोल्यूशन जो है वो सेकंड लार्जेस्ट रिस्क फैक्टर है। और जो फर्स्ट लार्जेस्ट रिस्क फैक्टर है वो है हाई बीपी, और सेकंड लार्जेस्ट रिस्क फैक्टर है वो एयर पोल्यूशन है। और इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि जो ग्लोबल पॉपुलेशन है उसमें से 99% जो लोग हैं वो ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे PM 2.5 लेवल का पोल्यूशन होता है। PM 2.5 लेवल जो है, PM मतलब पार्टिकुलेट मैटर बोलते हैं, तो ऐसे 2.5 माइक्रोमीटर्स के पार्टिकल्स, ठीक है, तो वो आंख से दिखाई भी नहीं देंगे, तो वो हमारे अंदर चले जाते हैं और बहुत हार्मफुल होते हैं। तो इस रिपोर्ट में इन लोगों के द्वारा बताया गया कि लगभग 99% जो पॉपुलेशन है वो इस एयर पोल्यूशन में ही रह रही है। और इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि जो लो और मिडिल इनकम की कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो है 1.3 से लेके 4 टाइम्स हायर लेवल ऑफ पोल्यूशन देखने को मिला PM 2.5 का। और इस रिपोर्ट में कहा गया कि इंडिया और चाइना दोनों को मिला के लगभग 54% जो ग्लोबल डिजीज़ है एयर से रिलेटेड वो इंडिया और चाइना में ही है। और इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि COPD की वजह से 2021 में जितनी भी डेथ हुई थी टोटल पूरे वर्ल्ड में उसका 50% इंडिया में हुआ था। तो इंडिया में एयर पोल्यूशन को टैकल करने के लिए नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। 2019 में इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, ताकि 24 स्टेट्स के 131 सिटीज़ में इस एयर क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है डोमेस्टिक एयरलाइन मार्केट के बारे में। तो इंडिया जो है वो अब थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन मार्केट बन चुका है पूरे वर्ल्ड में। वहीं 10 साल पहले इंडिया जो है वो फिफ्थ लार्जेस्ट मार्केट था 8 मिलियन सीट्स के साथ। और इसके पहले इंडोनेशिया फोर्थ पे था और ब्राज़ील जो है वो थर्ड पे था। US और चाइना ये जो हैं वो 2 लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट्स हैं, और अब तीसरे नंबर पे बन गया है इंडिया। और 5 मेजर डोमेस्टिक एयरलाइंस के मार्केट में यानी US, चाइना, इंडिया, ब्राज़ील और इंडोनेशिया, इन पांचों में सबसे तेज़ ग्रोथ कर रहा है इंडिया। 2014 से 24 के बीच में 6.3% की ग्रोथ रेट रही है। और वहीं चाइना भी जो है क्लोजली फॉलो कर रहा है ग्रोथ को। लेकिन जो US है और इंडोनेशिया है इसमें हमको ग्रोथ जो है वो स्मॉल रेट पे देखने को मिल रही है। नेक्स्ट है रियूजेबल लॉन्च व्हीकल पुष्पक। तो हमारे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है रियूजेबल लॉन्च व्हीकल का तीसरी बार ये टेस्ट किया गया है। और ये टेस्ट जो है वो लैंडिंग एक्सपेरिमेंट सीरीज़ यानी लेक्स 03 का पार्ट था। जो इसकी लोकेशन थी वो एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में किया गया। और इसके पहले दूसरे टेस्ट में जो बॉडी यूज़ की गई थी वही सेम बॉडी तीसरे टेस्ट में भी यूज़ की गई है। और इस टेस्ट का मेन ऑब्जेक्टिव था कि व्हीकल को और चैलेंजिंग कंडीशंस में टेस्ट किया जाए। जैसे पिछली बार 150 मीटर की हाइट थी तो इस बार 500 मीटर की हाइट से टेस्ट किया गया है। वहीं पिछली बार विंड कंडीशन जो है वो नॉर्मल थी, इस बार जो विंड कंडीशन थी वो मोर सीवियर थी। और इस बार इस व्हीकल को ड्रॉप किया गया था 4.5 किलोमीटर के एल्टीट्यूड से। और ये ड्रॉप जो है वो इंडियन एयरफोर्स के चिनूक हेलीकॉप्टर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है SC and ST मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में। तो रिसेंटली बिहार के चीफ मिनिस्टर के द्वारा ये स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है। और इस स्कीम को लॉन्च करने का पर्पज़ ये था कि जो SC और ST स्टूडेंट हैं उनके बीच एकेडमिक एक्सीलेंस को प्रमोट किया जा सके। और इस स्कीम को मैनेज का काम कर रहा है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड BSEB। और इस स्कीम के तहत जो है कुछ पैसे प्रोवाइड किए जाएंगे जो 10th और 12th में अच्छे नंबर से पास होगा। जैसे 10,000 रुपये दिए जाएंगे SC ST स्टूडेंट को अगर वो 10th ग्रेड फर्स्ट डिवीज़न से पास करता है। 8,000 रुपये दिए जाएंगे अगर वो 10th ग्रेड सेकंड डिवीज़न से पास करता है। उसके अलावा 15,000 रुपये दिए जाएंगे अगर वो 12th ग्रेड जो है फर्स्ट डिवीज़न से पास करता है। और 10,000 रुपये मिलेगा अगर 12th ग्रेड सेकंड डिवीज़न से पास करेगा तो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है चैंग 6 मून प्रोब के बारे में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है चैंग 6 मून प्रोब के बारे में। तो चाइना के द्वारा ये 25 जून 2024 को लॉन्च किया गया था। और इस मिशन का मेन एम ये था कि मून के फादर साइड से जो है सॉइल का सैंपल यहाँ पे ले आया सके। तो रॉक और सॉइल सैंपल लाने के लिए जो है ये मिशन तैयार किया गया था।
और इस प्रोब को चाइना के लार्जेस्ट रॉकेट लॉन्ग मार्च 5 से लॉन्च किया गया था। और ये प्रोब जो है मून के उस पार्ट में गया था जो हमेशा अर्थ से दूर रहता है। उसके बाद जो उसका मेन मिशन है वो है वहाँ से सैंपल कलेक्ट करके धरती पे वापस आ जाना। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है श्रीनगर के बारे में। तो श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी डिक्लेयर किया गया है और श्रीनगर जो है ऐसी 4th इंडियन सिटी हो जाती है जिसको वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा दिया गया है। सबसे पहले जयपुर, दूसरा मल्लापुरम और तीसरा मसूर को ये दर्जा पहले ही दिया जा चुका है और ये रिकॉग्निशन जो है वो दिया जाता है वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के द्वारा। तो इसके पहले जयपुर, मल्लापुरम और मसूर को ये दर्जा मिल चुका था। अब चौथे नंबर पे ये जो है श्रीनगर को मिला है। तो श्रीनगर के डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राफ्ट्स को देखते हुए ये दर्जा इनको दिया गया है, जैसे पेपर माचे, वॉलनट वुड कार्विंग, कारपेट्स, सूजनी एम्ब्रॉयडरी, पश्मीना शॉल्स और कानी शॉल्स। तो इन चीज़ों के लिए जो है श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा दिया गया है। तो नेक्स्ट न्यूज़ है कोझिकोडे को कहा गया है सिटी ऑफ लिटरेचर। कोझिकोडे जो कि नॉर्थ केरला में पड़ता है, इसको डिक्लेयर किया गया है इंडिया का पहला यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर। और अक्टूबर 2023 में कोझिकोडे यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क के लिस्ट में शामिल था, लिटरेचर वाले लिस्ट में। और अब इसको यूनेस्को द्वारा सिटी ऑफ लिटरेचर रिकॉग्नाइज किया गया है। अब आने वाले 4 सालों में कोझिकोडे जो है वो सेवरल कल्चरल और लिटरेरी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करेगा ताकि इस अपने रिकॉग्निशन को प्रमोट कर सके। नेक्स्ट न्यूज़ है लद्दाख ने अचीव कर लिया है फुल फंक्शनल लिटरेसी। तो रिसेंटली लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं लद्दाख के BD मिश्रा जी, इनके द्वारा 24 जून 2024 को डिक्लेयर किया गया कि लद्दाख जो है वहाँ पे 97% लिटरेसी है। तो ये जो है उल्लास के अंतर्गत किया गया, उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत 97% लिटरेसी हो चुकी है लद्दाख में। नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024। तो देखिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो 193 UN मेंबर्स के द्वारा अडॉप्ट किया गया था 2015 में और पॉवर्टी को ख़त्म करने की, पॉवर्टी को एंड करने की बात की गई थी। साथ ही साथ अपने प्लैनेट को प्रोटेक्ट करने की बात कही गई थी और ये कहा गया था पीस और प्रॉस्पेरिटी हम मेंटेन करेंगे बाय 2030। तो 2016 से लगातार जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट है वो पब्लिश किया जाता है हर साल बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट हर साल पब्लिश करती है और इसमें सभी कंट्रीज़ को रैंक प्रोवाइड की जाती है। 2024 के रिपोर्ट का जो मेन फोकस था वो SDG 17 था, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना, और SDG 2 यानी हंगर को ख़त्म करना। तो SDG 17 और SDG 2 ये जो है मेन गोल था 2024 के इस रिपोर्ट का। जो इसमें टॉप कंट्रीज़ हैं उसमें फिनलैंड है पहले नंबर पे, दूसरे पे स्वीडन है, तीसरे पे डेनमार्क है। उसके बाद बॉटम 3 जो हैं वो यमन, सोमालिया और चाड हैं। वहीं इंडिया की बात करें तो इंडिया 167 कंट्री के लिस्ट में 109 रैंक पे है और इंडिया का स्कोर 63.99 है, जो कि रीजनल एवरेज स्कोर से कम है। रीजनल एवरेज का मतलब जो आसपास की कंट्रीज़ हैं उनका एवरेज, ठीक है, तो उससे जो है कम है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि तजाकिस्तान के गवर्नमेंट ने हिजाब को बैन कर दिया है। तो जो वहाँ की पार्लियामेंट है उसके द्वारा एक लॉ पास किया गया और हिजाब को बैन कर दिया गया और ये भी कहा गया कि अब कोई अगर हिजाब पहनता है तो उसके ऊपर हैवी फाइन इम्पोज किया जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।